हेलो, आपका स्वागत है शुड यू वॉच के एक नए एपिसोड में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज़ द जेंटलमैन के सीज़न 1 का पहला एपिसोड। इस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, इसकी स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या आपको ये देखनी चाहिए या नहीं, इस बारे में भी बात की जाएगी। थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी हम इसमें टच करेंगे। तो सबसे पहले जी मैं बता दूँ आपको, जो टीवी सीरीज़ है इसका नाम है द जेंटलमैन। नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज़ आई हुई है 2024 में ही, थोड़े समय पहले ये अभी रिलीज़ हुई है। इसका अभी एक ही सीज़न आया है। तो सीज़न 1 का फर्स्ट एपिसोड जो है वो मैंने कल देखा और मैं इसके बाद आपसे यार ये रिव्यू करने जा रहा हूँ। आपको बता दूँ कि इस सीरीज़ को डायरेक्ट करने वाले गाय रिची हैं। इसी सेम नाम से इन्होंने 2019 के अंदर ये वाली एक मूवी बनाई थी, लेकिन इस सीरीज़ के जो रिव्यूज़ हैं वो मूवी से भी बेटर हैं। मैं आपको बता दूं, गाय रिची जो हैं बहुत फेमस एक मूवी डायरेक्टर हैं। इनकी जो फिल्म्स होती हैं वो बड़े डिफरेंट स्टाइल में होती हैं और थोड़ा एक्शन, कॉमेडी और जिसे कहते हैं थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर होता है इनकी मूवीज़ का। बेसिकली जो फिल्म बनाने का जो इनका अप्रोच है वो थोड़ा डिस्टिंक्ट है। गाय रिची की फिल्मों पे एक ठप्पा लगा होता है जिसको आप देख के ही समझ जाएंगे कि ये गाय रिची की मूवी है। तो इसके जो अंदर स्टार्स जो इसके अंदर एक्टिंग कर रहे हैं उनके नाम बता देता हूँ। थियो जेम्स, काया स्कोडिलैरियो, डेनियल इंक्स, जोली रिचर्डसन, विनी जोन्स, माइकल वू, हैरी गुडविन्स, स्टीफेन फिचेट, लोगन डीन, ये जिन मेन भूमिका में हैं इस सीरीज़ के अंदर। और जो इसका जॉनर है, जैसा कि मैंने थोड़ा बीच में डिस्कस किया था, एक्शन, कॉमेडी और क्राइम, यही है। और इसके अलावा मैं कहूँ तो काफ़ी जिसे कहते हैं एक तरह से थोड़ा आपको हार्ड हिट भी करती है ये सीरीज़। और इसका जो मैं बताऊँ बच्चों के लिए तो ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ नहीं है। थोड़ा मैं कहूँगा सेक्स और न्यूडिटी को भी लेकर के काफ़ी जोक्स हैं और वायलेंस तो इसमें है ही। थोड़ा अल्कोहल और ड्रग यूज़ भी है इसके अंदर और थोड़े से डरने वाले सीन्स भी हैं, प्रोफैनिटी भी काफ़ी है। तो इस वजह से ये बच्चों के लिए तो ये सूटेबल नहीं है। तो उसके अलावा अगर बात की जाए, इस पर्टिकुलर सीरीज़ को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हुए हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा गाय रिची जो है उनकी एक अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, एक बड़े डायरेक्टर हैं। तो इस वजह से भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ को काफ़ी ट्रैक्शन मिली हुई है। तो जी सीधा आते हैं अब इसकी स्टोरी के ऊपर। स्टोरी देखिए जी, ऐसा है कि एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है और उसका जो उस फैमिली का जो फादर है, जो उसका मेन बंदा है, उसके जो है बच्चे हैं और उनमें से जो एक लड़का, जो छोटे वाला जो उसका बेटा है, वो जिसे कहते हैं मिलिट्री के अंदर काम करता है। उसको सडनली बुला लिया जाता है कि भैया तुम्हारे फादर जो हैं वो इस दुनिया से जाने वाले हैं, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, तो तुम चलो उनसे मिलने। और ख़ुद काफ़ी पैसे वाला होता है तो उसको वहीं पे लेने आते हैं और वो वहाँ से सीधा अपने बाप के पास चला जाता है। जब वो जाता है अपने आलीशान हवेली में, तब जा कर के देखता है कि जी उसका बाप बहुत बीमार है और उसका जो बड़ा भाई है वो एक तरह से नशेड़ी टाइप है और अय्याश किस्म का आदमी है। और जो उसकी माँ है वो भी जिसे कहते हैं काफ़ी फॉर्मल सी लगती है उसको, और वो जा कर के अपने बाप से मिलता है। और कॉमेडी जो है वो आपको पहले दूसरे सीन से ही दिखनी शुरू हो जाती है। आपको समझ में आ जाता है कि ये एक तरह की जिसे कहते हैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज़ है, जिसमें आपको एक सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर ले तो जाया जाएगा, लेकिन साथ साथ आपको हंसी भी आएगी कि जिस तरीके से वो डायलॉग्स बोलते हैं, जिस तरह की सिचुएशंस होती हैं, तो आपको मज़ा आएगा। एक सीरियस मूवी देख रहे होंगे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि कॉमेडी सीक्वेंसेस बहुत बहुत हिलेरियस हैं। और वो जो लड़का है जो कि अपने बाप से मिलने जाता है, अब जैसे ही वो मिलने जाता है उसके कुछ ही समय के बाद उसका फादर मर जाता है। अब जब उसकी जायदाद जो है वो बंटनी है, तो वो जो वकील आ जाता है घर पे और वो उसकी वसीयत पढ़ता है। अब जो बड़ा भाई है, हर कोई यही समझता है कि जो बड़ा भाई है वही बाप के साथ ज़्यादा रहा है और वो क्योंकि फैमिली का बड़ा है तो सब कुछ उसी को मिलेगा। तो सब खड़े होते हैं वहाँ पे, लेकिन हैरानी परेशानी तब होती है जब सब कुछ जो है बाप वो अपने छोटे बेटे को दे जाता है। बाकी अपनी बीवी को एक कुत्ता पकड़ा देता है और
अपना जो सबसे बड़ा नौकर है उसको एक जिस छोटे से घर के अंदर उसको वहाँ पे जहाँ रहता होता है उसको वही पकड़ा देता है, बड़े बेटे को भी कुछ भी नहीं देता वो। और सब जो है वो हैरान हो जाते हैं। बड़ा एक जिसे कहते हैं एक फ़नी सा सीक्वेंस है जिसके अंदर बड़ा बेटा जो है वो पागल हो जाता है गुस्से के मारे, वो जिसे कहते हैं हर अजीब अजीब तरीके की बातें करता है। और जो छोटा बेटा होता है वो हैरान परेशान होता है कि सब कुछ उसको कैसे मिल गया। सडनली वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि सब कुछ बड़े भाई को ही जाएगा क्योंकि वही सब कुछ देखता है। लेकिन सब कुछ जो है बाप उसी को छोड़ जाता है उसके ऊपर। और वो जो है एकदम से मतलब उसको पता ही नहीं होता क्या करना है, एकदम से उसके प्लान सारे चेंज हो जाते हैं और उसको धीरे धीरे जो है चीज़ें बेटर समझ में आने लगती हैं। एक ही एपिसोड में आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी चीज़ जो है वो छूटी नहीं है, कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी बताने की कोशिश नहीं की गई है, सारी चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है और आपको लगेगा कि हाँ जो भी हो रहा है वो कन्विंसिंग है। आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि स्टोरी बहुत जल्दी बहुत आगे निकल गई, कुछ समझाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि स्टोरी काफ़ी आगे निकल जाती है, बहुत कुछ कवर कर लेता है। अब जो छोटा बेटा है वो थोड़ा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। अब वो समझने की कोशिश करता है कि क्या चल क्या रहा है। अब जब वो देखता है तो उसके घर के अंदर थोड़ा कैश पड़ा होता है काफ़ी सारा, तो वो उस कैश को निकालता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या क्या है उनके पास। अब सब कुछ उसके नाम पे है तो वो पता कराने की कोशिश करता है। जो बड़ा भाई है उससे बात करता है कि उसका क्या है। अब समझ में ये आती है कि बड़ा भाई तो इतना बड़ा अय्याश है कि वो नशेड़ी है, उसके साथ साथ उसने दुनिया के इतने पैसे देने हैं। तो पता चलता है जी उसको $8 मिलियन देने हैं किसी गैंगस्टर्स के, और उसके साथ साथ जो है वो फंसा हुआ है कई चीज़ों के अंदर, नशेड़ी तो है ही। तो सबसे पहली उसकी प्रॉब्लम यही होती है कि अपने भाई को बचाओ, क्योंकि जिसके पैसे उसने देने होते हैं वो उसकी जान के पीछे पड़े होते हैं। तो वो जो है ये सब चीज़ों में लगा होता है। तो उसको ये पता चलता है कि जी उसके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक आदमी उसकी एक प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ कि वो उसको बेच दे तो उसको पैसा मिल जाएगा और वो अपने भाई का जो है उधार चुका देगा। तो जब वो उस प्रॉपर्टी पे जाता है तो वहाँ पे उसको एक लड़की मिलती है जो कि उसको उस प्रॉपर्टी की असलियत बताती है कि क्यों उसके प्रॉपर्टी के पीछे जो बड़ा सा एक बायर है वो क्यों पड़ा हुआ है और उस प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि वो इतनी इम्पॉर्टेंट है। अब उसको ये तो पता होता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी कई 500 सालों पुरानी उनके पास ही है, लेकिन उसके अंदर असली काम क्या चलता है वो उसको बाद में पता चलता है कि वहाँ पे उस प्रॉपर्टी के बेसमेंट में यानी कि नीचे वो लोग ड्रग्स उगाते हैं। तो उसको ये पता चलता है कि जो उसका बाप है वो एक्चुअली में बड़े बड़े ड्रग डीलर्स के साथ काम करता है और जो ड्रग है उसको जो उगाया जाता है वो उसके ही एस्टेट के नीचे उगाया जाता है और यही उसके बाप का बड़ा धंधा होता है और बड़े पैसे कमाता होता है। ये किसी को नहीं पता होता, ये उसको पता चलता है, वो हैरान परेशान हो जाता है कि ये क्या है, ये किस तरह का धंधा है जो ये करते हैं। अब उसको पैसे की ज़रूरत होती है क्योंकि उसका भाई फंसा हुआ है। अब वो बाकी काम तो बाद में देखेगा, पहले भाई की ज़िंदगी बचाएगा। अब भाई जो है वो बिल्कुल नशे में नशेड़ी पागलों वाली हरकतें करता है वो। अब जब वो लड़की इसको मिलती है जो कि ड्रग्स डीलर्स की जो एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी सरगना है, वो इसकी हेल्प करती है। वो कहती है कि चल मैं तेरे भाई को बचाने की कोशिश करती हूँ। तो वो पता लगाती है कि क्या है। उसको पता चलता है कि ये कोई कसाई है, उसके पैसे देने हैं और पूरी फैमिली है और वो इसको धमका रही है इसके भाई को और इसके पैसे उसी ने देने हैं। तो वो जा करके उससे बात करती है और कहती है जी इसका जो उधार है उसको कम करो, और वो उसका जो उधार है वो $8 मिलियन से $4 मिलियन कर देता है। लेकिन वो कुछ शर्तें रखता है कि ये इसके सामने जो है एक चिकन के कपड़े पहन के यानी कि मुर्गे के कपड़े पहन के डांस करेगा और ये उसकी वीडियो बनाएगा और साथ में और भी कुछ बातें कहता है जिसको मैं अभी यहाँ पे तो नहीं बोल सकता, लेकिन वो बड़ी फ़नी है चीज़ें। तो ये सब एग्री कर जाते हैं कि भैया अपना इंटरेस्ट वो माफ़ कर रहा है और जितने पैसे दिए थे उतने ही वापस मांग रहा है। तो ये जो है जल्दी जाते हैं और ये इकट्ठा कर लेते हैं $3 मिलियन इमीडिएटली। इनके पास अभी भी एक कम होता है तो उसका भी बड़ी मुश्किल से ये लोग जुगाड़ उगाड़ करते हैं। तब तक इनको पता चलता है कि इनका बड़ा भाई जो है वो दोबारा से किसी बॉक्सिंग मैच के ऊपर पैसे लगा रहा है। तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं और पता चलता है कि जिसके थ्रू दोस्त के थ्रू ये पैसे लगा रहा है वो उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कोई पैसे नहीं लगा रहा, वो अपने पास रख रहा है सारे पैसे और सब कुछ फिक्स्ड है और इसके पैसे खाने की स्कीम है। लेकिन इसके भाई को कोई समझ ही नहीं होती, मतलब इतना डूबा हुआ होता है लेकिन फिर और पैसे डुबाने में लग जाता है। तो ये उस लड़की की मदद से फिर से इसके दोस्त जो कि इसके पैसे चुरा लिए होते हैं बड़े भाई के, उसको कुटाई करवाता है उसकी और पैसे वापस ले आता है। पैसे वापस ला करके ये जो है उस बंदे को, उस कसाई को जा करके बोलते हैं कि भैया अपने पैसे ले जा, हम तेरे पैसे वापस कर देंगे। और अपने भाई को जो है वो कहते थे भैया तू उसके सामने चिकन वाला डांस कर दियो। अब उसका भाई थोड़ा सा हैरान परेशान होता है वो, लेकिन कहता मैं कर दूंगा, अगर मेरे पैसे माफ़ हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है, मैं कर दूंगा।
अब वो भाई आता है, अब वो उससे डांस करवाता है। अब डांस करवाता है, वो उसको इतना ह्यूमिलिएट करता है, इतना जलील करता है कि अच्छे से कर और अच्छे से डांस कर, पूरे ढंग से कपड़े पहन के या चिकन के, और ऐसे ऐसे कूद, ऐसे दिखा कि तू एक मुर्गा है और वैसे ही डांस करके दिखा। वो इतना ज़्यादा उसको कर देता है कि वो पागल हो जाता है और बाथरूम में जा कर के ड्रग्स लेता है और उसको इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर देता है कि वो आखिर में आकर के उस कसाई को गोली मार देता है। और वहीं पे जो है पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है और उसका भाई जो है वो बाहर आकर के जो है चिल्लाता है उन्हीं मुर्गे के कपड़ों में। तो अब क्या परेशानी आने वाली है आगे। अब उसने तो गैंगस्टर को मार दिया है एक तरीके से, कसाई गैंगस्टर को, और अब उसके साथ क्या होगा, कैसे होगा, ये कोई नहीं जानता। छोटा भाई अब कैसे संभालेगा, अब उसको और भी चीज़ें देखनी है, लेकिन भाई ने उसको और लंबा फंसा दिया है। तो आगे क्या होने वाला है, यही सब जो है अब आने वाले एपिसोड से पता चलेगा। बहुत ही फ़नी, बहुत ही इसे कहते हैं एक तरह से इंटरेस्टिंग मूवी थी, माफ़ कीजिएगा सीरीज़ थी, और इसका पहला एपिसोड देख के बहुत मज़ा आया। मैं एक्साइटेड हूँ अगला एपिसोड देखने के लिए। अब कुछ बात कर लेते हैं जी कि फ़िल्म की अंदर टेक्निकल चीज़ें कैसी थी। एक्टिंग की बात करें तो मेन एक्टर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक टेम्पो है इस मूवी का जो कि गाय रिची की फ़िल्मों में होता है, और उस टेम्पो को तो मेंटेन किया ही है, लेकिन जो एक्टिंग है वो अपने एक लेवल पे चल रही है। जो फिल्म का टेम्पो है और जो एक्टिंग है, इसके अंदर आपको एक डिफरेंस दिखेगा। फिल्म बड़ी जल्दी पेस हो रही है, लेकिन जो एक्टर्स हैं वो अपनी पेस पे ही काम कर रहे हैं। ये भी एक स्टाइल है स्टोरी टेलिंग का, और इसके अंदर मैं कहूँगा एक्टर्स ने बड़ा अच्छा रोल किया है। जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो छोटा भाई है, उसने स्पेशली रोल को अच्छी से निभाया है। उसका देख के ऐसा लगता है कि हाँ, वो एक इंटेलिजेंट समझदार बंदा है जो कि अपने भाई की हरकतों से कितना कंफ्यूज है और कितना परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है, समझदार है। थियो जेम्स उनका नाम है, और काफ़ी अच्छा उन्होंने रोल किया है। उसके अलावा जो काया, जो स्कॉडिलैरियो जो लड़की है जो कि उसकी हेल्प कर रही है, वो लड़की भी है अपने रोल में बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत परफेक्टली मैं कहूँगा कास्टिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है। और जो बेस्ट था वो था डेनियल इंग्स, जो उसका बड़ा भाई बना है नशेड़ी, जिसने सबके पैसे देने हैं। और वो बंदा बहुत ही फ़नी था, उसने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। मुझे लगता है आने वाले एपिसोड के अंदर वो और भी एंटरटेन करेंगे। तो एक्टिंग के मामले में मैं इसको बहुत हाई रेट करता हूँ इस मूवी को। डायरेक्शन के मामले में बहुत अच्छा रेट करता हूँ। सिनेमेटोग्राफी वगैरह वो बहुत अच्छी है, एक तरह से यूरोपियन सेटिंग जो है वो दिखाई गई है। वो जो किले के शॉट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। तो उस तरीके से देखा जाए तो सिनेमेटोग्राफी मुझे अच्छी लगी। उसके अलावा बीच बीच में जो है फिल्म के अंदर एक एक्सप्लेनर्स आते हैं, मतलब बीच बीच में कुछ टेक्स्ट आ जाता है येलो के अंदर लिखा हुआ कि कितने का है। जैसे किसी चीज़ महल किसी उसको बताता है उसका वकील के तेरे इस पर्टिकुलर महल की इतनी कीमत है, तो वो की कीमत जो है येलो में दिखा देते हैं लिख करके कि ये उसकी फ़ोटो के साथ कि ये महल है और इसका नाम है और ये इसकी कीमत है, ताकि आपको जो है वो धीरे धीरे समझ में आता रहे कि क्या हो रहा है, कि कैलकुलेशन में आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो वो बीच बीच में बताता रहता है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, टोटल इतने पैसे हो गए, तो मेरे को तो भाई के लिए इतने पैसे देने हैं। तो वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कि $3 मिलियन जो हैं वो इसको मिल जाएंगे, तो प्लस करके इतना पैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक जिसे कहते हैं एनिमेशन दिखाया है उन्होंने, ग्राफिक्स दिखाए हैं बीच में, जिससे आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक फीलिंग आती है। और ऑब्वियसली एक जो पीछे छोटे भाई का जो नरेटिव की जो आवाज़ है और जो उसके डायलॉग्स हैं वो बहुत फ़नी है। तो डिफरेंट नरेटिव जो गाय रिची का एक स्टाइल है, अलग टाइप की फिल्म है, वो जो है दिखती है, बिल्कुल साफ दिखती है इस मूवी के अंदर। बड़ा मज़ा आता है वो देखने में। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कैमरा वर्क भी मुझे अच्छा लगा। कैमरा वर्क जो है वो देखा जाए तो वो अब तक ऐसा रहा है कि बेसिकली जो एक्टर्स के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो उनकी फेशियल मूवमेंट्स हैं वगैरह, उसको काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया है, स्पेशली बड़े भाई की। और वो जो कुछ मैं कहूँगा जो ज़्यादातर जो शॉट्स लिए हैं वो क्लोज शॉट्स हैं और घर के अंदर के शॉट्स हैं, वो काफ़ी वेल शॉट मैं कहूँगा फुटेजेस काफ़ी अच्छी हैं। इसके अलावा बात की जाए जी तो म्यूज़िक का मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा कि जैसे बहुत ही इंप्रेसिव म्यूज़िक हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ आउट ऑफ शॉर्ट्स कुछ चीज़ सुन ली हो। म्यूज़िक जो भी था वो नरेटिव के साथ बिल्कुल पैरेलल चल रहा था। तो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा टेक्निकली फिल्म बहुत साउंड है, काफ़ी अच्छी है। और ये सब देख के ऐसा लगता है कि ये जो सीरीज़ है ये आगे जा कर के और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। कुछ अगर नेगेटिव बातें मैं बोलूँ, मैं जो सोच पा रहा हूँ कि एक तो मुझे ऐसा लगा कि फिल्म जो डायलॉग्स हैं वो काफ़ी जिसे कहूँगा क्रूड हैं, काफ़ी
जिसे कहूँगा प्रोफैनिटी है, बच्चों के साथ तो आप देख नहीं सकते, हो सकता है आप कुछ बड़ों के साथ भी ना देख पाएँ, आपको अकेले ही देखना पड़े, क्योंकि वो डायलॉग्स जो हैं वो हैं तो फ़नी, लेकिन वो आपको सुन के भी झटका लगेगा कि वो किस तरह बोल रहे हैं। तो एक वो चीज़ है, उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपको ये सीरीज़ अकेले में ही शायद देखनी पड़ेगी, आप किसी और के साथ तो नहीं देख पाएंगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन वो फ़नी बहुत है और फ़नी होने के कारण आप इसलिए उसमें एंगेज भी रहते हैं। उसके अलावा मैं कुछ और अगर बोलना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एपिसोड लंबा था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा स्ट्रेच किया गया है, इतना लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा 5-10 मिनट शायद कट किया जा सकता था, ये मुझे ऐसा फील हुआ। तो ये दो चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि शायद इस एपिसोड को छोटा किया जा सकता था और शायद थोड़ी सी प्रोफैनिटी जो है उस पर कंट्रोल किया जा सकता था। बट ओवरऑल मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। मैं जो है इस पर्टिकुलर एपिसोड को मैं दूँगा 7.5 आउट ऑफ 10 और मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा, तो आप ये एपिसोड ज़रूर देखें और इस सीरीज़ को हमारे साथ पूरी तरह फॉलो करें। हम आने वाली वीडियोस के अंदर इसको एक एक करके सारे एपिसोड्स को जो है ऐसे ही रिव्यू करेंगे। तो शुड यू वॉच? आई वुड से येस इफ़ यू आर अ सिनेमा लवर। अगर आप टेक्निकल डिटेल्स को नोट करते हैं और आपको डिफरेंट काइंड ऑफ न्यू सिनेमा अच्छा लगता है, तो आपके लिए डेफिनेटली ये सीरीज़ बनी है, आप इसको ज़रूर देखें। तो जी आने वाले वीडियोस में जैसा कि मैंने कहा हम इसके आगे और आपसे बात करेंगे। अपने जो रिव्यूज़ हैं इस सीरीज़ के बारे में वो आप नीचे ज़रूर दें, और अगर आपने मेरे रिव्यूज़ सुनने के बाद ये सीरीज़ देखी तो आप मेरे रिव्यू से एग्री करते हैं या नहीं, ये भी ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।